कैसे किसी जाति, समुदाय या जनजाति की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। ब्रिटिशों के इस क्षेत्र पर कब्जा करने से पहले आधुनिक मेघालय का क्षेत्र स्वतंत्र रूप से जनजातीय समुदायों द्वारा शासित था। खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों में उनकी अपनी स्वायत्त राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं। सीएम पूर्ण रूप से एक तानाशाह नहीं था, बल्कि समुदाय द्वारा चुना गया या स्वीकार किया गया एक नेता था। राजा का मुख्य कार्य व्यवस्था बनाए रखना, कर संग्रह करना और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण अनुष्ठानों और त्योहारों की देखरेख करना था। ब्रिटिशों ने उत्तर पूर्व भारत में अपने व्यापक औपनिवेशिक विस्तार के हिस्से के रूप में आधुनिक मेघालय के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया, लेकिन इस योजना का नौखलाव के सीएम प्रमुख तिरोत सिंह के नेतृत्व में तीव्र विरोध हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिशों ने बिना किसी बड़े संगठित प्रतिरोध के गारो पहाड़ियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों को नवगठित असम राज्य में शामिल कर लिया गया। 1960 में असम विधानसभा द्वारा पारित असमिया भाषा विधेयक ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। मेघालय आधिकारिक रूप से भारत का 21वां राज्य बन गया। एक ऐसा राज्य जिसने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके यह साबित किया कि लोगों की आवाज में कितना दम होता है, कैसे अपनी बातों को सही तरीके से पेश किया जाए और उसका सकारात्मक नतीजा हासिल किया जाए, कैसे किसी जाति, समुदाय या जनजाति की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, और यह भी कि लोगों का दर्द समझना और उसकी कद्र करना कितना जरूरी होता है। आज हम इसी विषय पर एक छोटी सी वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह वीडियो पूरी तरह से कुछ आधिकारिक वेबसाइट्स, किताबों, प्रसिद्ध न्यूज़ पब्लिकेशन के आर्टिकल्स, उपलब्ध पब्लिक डेटा, रिसर्च और AI के आधार पर बनाई गई है। साथ ही संभव लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो कृपया इसे एक ऐतिहासिक प्रसंग के रूप में देखें। मेरा कोई भी एजेंडा नहीं है और न ही किसी राज्य के खिलाफ कोई मुद्दा उठाने का उद्देश्य है। मैं इन दोनों राज्यों से उतना ही प्रेम करता हूं जितना किसी अन्य राज्य से। ब्रिटिशों के इस क्षेत्र पर कब्जा करने से पहले आधुनिक मेघालय का क्षेत्र स्वतंत्र रूप से जनजातीय समुदायों द्वारा शासित था। प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट शासन प्रणाली थी, जो उनकी परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई थी। खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों में उनकी अपनी स्वायत्त राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं, जो समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं को दर्शाती थीं। खासी पहाड़ियों में हिमा नामक स्वतंत्र प्रमुख तंत्र का शासन था। हर हिमा का नेतृत्व सीएम नामक प्रमुख करता था। सीएम पूर्ण रूप से एक तानाशाह नहीं था, बल्कि समुदाय द्वारा चुना गया या स्वीकार किया गया एक नेता था। शासन सामूहिक रूप से होता था और सीएम का अधिकार दरबार नामक बुजुर्गों की परिषद द्वारा निर्देशित होता था। यह प्रणाली सामूहिक निर्णय लेने और समुदाय की भलाई पर जोर देती थी। न्याय, संसाधनों का वितरण और गांवों के बीच संबंध जैसे विषय दरबार में चर्चा किए जाते थे, जिससे स्थानीय स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होती थी। खासी लोग संगठित गांवों में रहते थे, जो अपनी हिमा के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते थे और पीढ़ियों से चले आ रहे प्रथागत कानूनों का पालन करते थे। जयंतिया पहाड़ियों पर जयंतिया राजाओं के तहत एक केंद्रीकृत राजशाही का शासन था। उनका अधिकार क्षेत्र पहाड़ियों से आगे असम के मैदानी इलाकों तक फैला हुआ था। जयंतिया साम्राज्य में एक पदानुक्रमित संरचना थी, जिसमें राजा के पास महत्वपूर्ण अधिकार थे और उन्हें कुलीनों और क्षेत्रीय प्रशासकों का समर्थन प्राप्त था। राजा का मुख्य कार्य व्यवस्था बनाए रखना, कर संग्रह करना और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण अनुष्ठानों और त्योहारों की देखरेख करना था। जयंतिया शासक अपने रणनीतिक गठबंधनों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाने जाते थे, जो उन्हें पड़ोसी क्षेत्रों से जोड़ते थे। इसके विपरीत गारो पहाड़ियों में कबीले आधारित विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। गारो समाज कबीले में संगठित था और नेतृत्व बुजुर्गों और परिवार प्रमुखों के पास था। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे और समाज मौखिक रूप से पारित प्रथागत कानूनों का पालन करता था। गारो समाज में मातृवंशीय उत्तराधिकार प्रणाली थी, जिसमें संपत्ति और वंश मां की ओर से गुजरते थे। उनका शासन
रिश्तेदारी संबंधों पर आधारित था, जहां गांव स्वतंत्र रूप से संचालित होते थे लेकिन पूरे क्षेत्र में एक ढीली एकता बनाए रखते थे। इनकी भिन्नताओं के बावजूद खासी, जयंतिया और गारो समुदायों ने आत्मशासन, पारंपरिक कानूनों का सम्मान और अपनी अनूठी संस्कृतियों के संरक्षण पर समान जोर दिया। इन प्रणालियों ने उन्हें सदियों तक स्वतंत्र रूप से समृद्ध होने और बाहरी प्रभावों का विरोध करने में सक्षम बनाया। उनकी स्वायत्तता और शासन संरचनाओं ने ब्रिटिश विस्तार और प्रभुत्व के खिलाफ बाद में होने वाले प्रतिरोध की नींव रखी। ब्रिटिशों ने उत्तर पूर्व भारत में अपने व्यापक औपनिवेशिक विस्तार के हिस्से के रूप में आधुनिक मेघालय के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। उनका प्रवेश व्यापार मार्गों और प्राकृतिक संसाधनों में रणनीतिक रुचि से जुड़ा हुआ था। 1826 में पहले एंग्लो बर्मी युद्ध को समाप्त करने वाली यांडाबो संधि के माध्यम से असम को अपने अधीन करने के बाद ब्रिटिशों ने ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास की पहाड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया। खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियां अपने रणनीतिक स्थान और लकड़ी व चूना पत्थर जैसे संसाधनों की प्रचुरता के कारण विशेष रुचि का केंद्र बन गई। पहाड़ी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन की शुरुआत जयंतिया पहाड़ियों से हुई। जयंतिया साम्राज्य, जो पहाड़ियों और मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करता था, 1835 में व्यापार संबंधी विवादों और ब्रिटिश नीतियों के प्रतिरोध के बाद ब्रिटिश शासन के तहत आ गया। ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत का प्रतीक था। खासी पहाड़ियों में ब्रिटिश विस्तार का विरोध उग्र था। ब्रिटिशों ने असम से बंगाल तक खासी क्षेत्र से होकर एक सड़क बनाने का लक्ष्य रखा, लेकिन इस योजना का नौखलाव के सीएम प्रमुख तिरोत सिंह के नेतृत्व में तीव्र विरोध हुआ। खासी जनजातियों ने 1829 से 1333 तक चलने वाले एंग्लो खासी युद्ध में एक लंबे समय तक गुरिल्ला प्रतिरोध किया। हालांकि उनकी दृढ़ता के बावजूद खासी बलों को अंततः पराजित कर दिया गया और तिरोत सिंह को 1833 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें ढाका में कैद कर दिया गया, जहां 1835 में उनका निधन हो गया। उनकी विरासत संघर्ष और प्रतिरोध का प्रतीक बनी। गारो पहाड़ियों को ब्रिटिश शासन के अधीन लाने की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से धीमी थी और मुख्य रूप से स्थानीय कबीला नेताओं के साथ संधियों और वार्ताओं के माध्यम से की गई। 19वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिशों ने बिना किसी बड़े संगठित प्रतिरोध के गारो पहाड़ियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ब्रिटिशों ने खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों का प्रशासन असम का हिस्सा बनाकर किया। हालांकि जनजातियों की विशिष्ट सांस्कृतिक और प्रशासनिक प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों को एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस ढांचे के तहत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को सीमित रखा गया और पारंपरिक जनजातीय नेताओं को कुछ अधिकार बनाए रखने की अनुमति दी गई। हालांकि यह व्यवस्था स्थानीय शासन संरचनाओं को आंशिक रूप से संरक्षित करती थी। ब्रिटिशों ने क्षेत्र के संसाधनों का शोषण किया और मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा और ईसाई धर्म की शुरुआत की। इससे पहाड़ी समुदायों के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने में गहरा परिवर्तन आया। खासी लोगों का ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध औपनिवेशिक युग में शुरू हुआ। यह उनके स्वायत्तता और संप्रभुता को बनाए रखने की इच्छा का पहला बड़ा उदाहरण था। ब्रिटिश नीतियों के कारण उनके भूमि, शासन और सांस्कृतिक पहचान पर खतरा मंडराने लगा, जिससे खासी समुदायों ने अलगाव आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी की शुरुआत में हुई, जब ब्रिटिशों ने असम की ब्रह्मपुत्र घाटी को बंगाल के सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण शुरू किया। यह सड़क उत्तर पूर्व भारत में व्यापार और सैनिकों की आवाजाही के लिए ब्रिटिशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। हालांकि यह सड़क खासी क्षेत्र से होकर गुजरती थी, जिससे उनकी संप्रभुता पर सीधा आघात हुआ। खासी समुदाय ने इसे अपनी स्वतंत्रता और पारंपरिक शासन प्रणालियों का उल्लंघन माना। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों को नवगठित
असम राज्य में शामिल कर लिया गया। भारतीय संविधान ने जनजातीय समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को मान्यता देते हुए छठी अनुसूची के तहत सीमित स्वायत्तता प्रदान की। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ADCs की स्थापना शामिल थी, जो कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की अनुमति देती थीं। हालांकि ये उपाय जनजातीय समुदायों की पूर्ण स्वशासन की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे। खासी, जयंतिया और गारो जनजातियों ने, जो भाषा, संस्कृति और परंपराओं में असमिया बहुसंख्या से भिन्न थीं, असम के व्यापक प्रशासनिक ढांचे में खुद को उपेक्षित महसूस किया। यह स्थिति उनके लिए हाशिए पर डाले जाने और उनकी सांस्कृतिक पहचान के खतरे का कारण बनी। असम में एकीकरण के बाद खासी, जयंतिया और गारो समुदायों के बीच उनकी सांस्कृतिक पहचान और शासन प्रणालियों के क्षरण की आशंकाएं बढ़ गईं। इन जनजातियों ने अपनी अनूठी भाषाओं, सांस्कृतिक प्रथाओं और विकेंद्रीकृत शासन के साथ महसूस किया कि असम के मैदानी क्षेत्रों की असमिया भाषी बहुसंख्या के वर्चस्व के कारण उनके अधिकार और स्वायत्तता प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासनिक निर्णयों और शासन में हाशिए पर रखे जाने के कारण उनकी शिकायतें और बढ़ीं, जिसने अधिक स्वायत्तता और उनकी विशिष्ट पहचान की मान्यता की मांग को प्रेरित किया। 1960 में असम विधानसभा द्वारा पारित असमिया भाषा विधेयक ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस विधेयक ने असमिया को राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया। इस कानून को खासी, जयंतिया और गारो जनजातियों, विशेष रूप से उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान पर सीधा हमला माना गया। इस निर्णय ने इन समुदायों को अलग थलग कर दिया और व्यापक आक्रोश व विरोध को जन्म दिया। असमिया भाषा का यह थोपना जनजातीय समुदायों के लिए अस्वीकार्य था और इसने उन्हें असम से अलग होने की मांग के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। असमिया भाषा विधेयक और बढ़ते असंतोष के जवाब में खासी, जयंतिया और गारो समुदायों के जनजातीय नेताओं ने जुलाई 1960 में ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस APHLC का गठन किया। ये संगठन पहाड़ी जनजातियों की मांगों का मुख्य राजनीतिक मंच बन गया। APHLC के मुख्य उद्देश्य थे जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों की रक्षा करना, खासी, जयंतिया और गारो क्षेत्रों की स्वायत्तता और विकास को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग हिल स्टेट की मांग करना। APHLC ने पहाड़ी जनजातियों की आवाज को एकजुट किया, विरोध प्रदर्शनों को संगठित किया और असम व केंद्र सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। APHLC ने जनजातीय जनसंख्या को संगठित करने, विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने और असम व केंद्र सरकार के साथ वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैप्टन विलियमसन A. संगमा गारो वे राज्य आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने और बाद में मेघालय के पहले मुख्यमंत्री बने। B.B. लिंगदो खासी उन्होंने समर्थन जुटाने और राज्य के लिए सक्रिय रूप से प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हॉपकिंसन बरे जयंतिया उन्होंने APHLC के भीतर जयंतिया समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि नाम को लेकर कुछ भ्रम है, लेकिन जितना हमें पता चला है उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जयंतिया समुदाय के अधिकारों और उनकी सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। स्वायत्तता की मांग और विरोध प्रदर्शनों के बढ़ने के साथ केंद्र सरकार ने समझौते के रूप में असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1959 पारित किया। इस अधिनियम ने मेघालय को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया। इस व्यवस्था ने मेघालय को अपनी विधानसभा और कुछ क्षेत्रों में कार्यकारी शक्तियां प्रदान की, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन यह पहाड़ी जनजातियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा, जिससे पूर्ण अलगाव की मांग जारी रही। 1971 में भारतीय संसद ने उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसने मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। इस अधिनियम के तहत खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों को असम से अलग कर दिया गया। यह निर्णय पहाड़ी जनजातियों की लंबे समय से चली आ रही स्वायत्तता की मांग को पूरा करने का परिणाम था।
यह सफलता APHLC के निरंतर प्रयासों और राज्य के लिए व्यापक जन समर्थन का प्रत्यक्ष परिणाम थी। 21 जनवरी 1962 को मेघालय आधिकारिक रूप से भारत का 21वां राज्य बन गया। खासी, जयंतिया और गारो समुदायों के शांतिपूर्ण संघर्ष का यह ऐतिहासिक परिणाम उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। कैप्टन विलियमसन A. संगमा ने मेघालय के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और नवगठित राज्य को इसके विकास के पहले चरण में नेतृत्व दिया। हालांकि मेघालय के राज्य गठन का संघर्ष मुख्य रूप से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसके दौरान कई बार तनावपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हुई। असमिया भाषा विधेयक 1960, यह विधेयक जिसने असमिया को असम की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया, सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक था। इसे गैर असमिया भाषी पहाड़ी जनजातियों, विशेष रूप से खासी, जयंतिया और गारो समुदायों पर सीधा हमला माना गया। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और जनसभाएं आयोजित की गईं। स्वायत्त राज्य की मांग 1960 के दशक में अलग राज्य की मांग के दौरान असंतोष बढ़ता गया। 1969 में स्वायत्त राज्य का गठन केंद्र सरकार द्वारा एक समझौते के रूप में देखा गया, लेकिन यह पूर्ण राज्य की मांग को पूरा करने में विफल रहा। इन परिस्थितियों के बावजूद संघर्ष ने जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने और राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने की उनकी मजबूत इच्छा को उजागर किया। अंततः यह शांतिपूर्ण संघर्ष 21 जनवरी 1972 को मेघालय को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। थैंक यू। So is the story then about mass mobilization, people's participation, and the refashioning of the ideas of a constitutional democracy? This people's struggle tasted its first real victory. On the morning of 11 September 1968, the Union government announced the creation of an autonomous state for the hill areas. 100,000 people come to the inaugural celebrations of the new state. The governor, B.K. Nehru, told the state legislative assembly, "Seldom have such far-reaching constitutional changes been brought about with so much goodwill and understanding." Prime Minister Mrs. Indira Gandhi flew in from New Delhi for the celebrations. Captain Williamson Sangma, Chief Minister of Meghalaya, gives the inaugural address. I would also like to share the members of Parliament and the political leaders at the center and the south. It's not possible for the reorganization. Autonomous merely in name, because the state would still be within the administrative confines of Assam. Although the APHLC agreed to consider it, there were others like Ledpa Hoppingstone Lyngdoh, and yes, several sections of the public who were wary of this. In October 1969, more agitations were held in the front of Assam Secretariat in Shillong. Once the people have found their democratic desires, nothing can challenge their destiny. सबने बुझे सुनले सन शीतलाई बना के था हम तो सेंटर वाला बोल दे मैं खा लो Tura, the beautiful district, headquarters of the Garo Hills. The new state of Meghalaya holds its first legislative assembly meeting here. The council has 38 members with Professor Radham Singh Lyngdoh as the speaker.
On 15 December 1969, the Union government announced the Assam Reorganization Meghalaya Bill that gave the hill state full statehood. In 1971, the Northeast Reorganization Act came into fruition, whereby Meghalaya became a full-fledged state. It received the assent of the President on the 30th December 1971. A hill state called Meghalaya was born. Inaugurated on 21st January 1972 by Mrs. Indira Gandhi, Meghalaya was now free to chart its own independent course within the Indian Union. Meghalaya and Manipur go to the polls for the first time as full-fledged states. In Manipur, combined opposition parties gain majority. The Congress emerges the largest single party. In Meghalaya, the ruling all-party Hill Leaders Conference has bagged the largest number of seats. So how do we narrate the story of Meghalaya? Once again elects Captain Williamson Sangma. Where do we begin? By the all-party Hill Leaders Do we begin with our uncharted future?